डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इस आभासी व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। एमए हिंदी के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हम उनके चौथे प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आज लेकर आए हैं, जिसका पहला खंड जिसमें हम आदिकालीन साहित्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं आजकल उस पर हम बात करेंगे। ये इस खंड की दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य आदिकाल की परिस्थितियाँ। तो मित्रों, आज हम परिस्थितियों के विषय में बात करेंगे। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थीं, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ समाज में जो चतुर्दिक होता रहता है, उसी को कवि या लेखक आत्मसात करते हैं, उससे संवेदित होते हैं और अपनी रचना में उसका प्रतिबिंबन करते हैं। यही कोई भी लेखक, कोई भी किसी भी काल का कोई भी कवि या लेखक होगा तो निश्चित रूप से वह संवेदनशील होगा अपने चतुर्दिक वातावरण के प्रति, और वहाँ उसमें जो कुछ उसको दिखेगा या जो कुछ वो महसूस करता है, उसी को वो अंततोगत्वा अपनी रचना में उतारता है। तो इसलिए किसी भी काल के साहित्य को समझने के लिए उस काल की जो परिस्थितियां हैं, जो उसका परिवेश बनाती हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया था उसमें। आदिकाल का समय, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, कि हम 9वीं 10वीं शताब्दी से मान सकते हैं। यद्यपि 7वीं शताब्दी से ही ये इसकी शुरुआत होती है हिंदी भाषा के बनने की, लेकिन साहित्य की अगर दृष्टि से देखें तो वो 9वीं 10वीं शताब्दी में आकर के कुछ स्वरूप ग्रहण करता है। और उस समय की 9वीं 10वीं शताब्दी की जो रचनाएं हैं उसमें हिंदी की कुछ झलक मिलती है। तो इसलिए हम 9वीं 10वीं से मानते हैं कि हिंदी के साहित्य की शुरुआत हुई और वही हिंदी का साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। तो वो समय था हर्षवर्धन के बाद का। वस्तुतः गुप्त युग के ह्रास के साथ ही, मैंने 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी के बाद से ही विशृंखलता शुरू हो गई थी, लेकिन 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छी स्थिति बना ली थी। उन्होंने काफ़ी भूभाग पर अधिकार किया, अपने साम्राज्य में मिलाया और एक सुव्यवस्था कायम की। हर्षवर्धन के समय ही ह्वेनसांग चीन से यात्री आया था, जिसने कि अपने यात्रा का विस्तृत विवरण लिखा है और उसने इस बात की चर्चा की है कि किस प्रकार सुशासन और सुव्यवस्था दिखाई पड़ती है भारतीय इन क्षेत्रों में। तो वो समय माने जब तक हर्षवर्धन रहे तब तक तो फिर भी एक सुचारू गति से चलता रहा और एक केंद्रीय सत्ता के रूप में हर्षवर्धन की मान्यता हुई। यद्यपि कन्नौज में थी उसकी राजधानी, लेकिन फिर भी वो उसने काफ़ी संगठित कर लिया था संपूर्ण राज्य को और काफ़ी बड़े भूभाग पर अपना अधिकार रखा था। तो उसने काफ़ी कुछ व्यवस्था बनाए रखी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या मध्य में लगभग उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद धीरे धीरे विशृंखलता होती चली गई। मतलब कोई एक साम्राज्य स्थिर होकर के नहीं रह पाया। यद्यपि समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने काफ़ी मजबूत स्थिति प्राप्त की और सुव्यवस्था लाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन ज़्यादा समय तक उनका राज्य नहीं चल सका और
बड़ी सत्ता कोई नहीं रह गई। तो केंद्रीय सत्ता लगभग लगभग 7वीं शताब्दी के बाद कोई नहीं रही। उसका परिणाम क्या हुआ कि छोटे राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे भूभाग में राजा बने और लगातार युद्ध, माने ये आप छोटे राजा आपस में भी लड़ते रहते थे और बाहरी आक्रमण भी तब शुरू ही हो गए थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई का आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। साहित्य में सबसे जो प्रसिद्ध रासो है पृथ्वीराज रासो, उसमें इसी लड़ाई का वर्णन किया गया है। तो ये लगातार, माने बाहर से भी लगातार हमले हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे और ये जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए कई बार किसी और कारणों से वो आपस में लड़ते ही रहते थे। तो इस तरह से एक अस्थिरता, एक युद्ध का माहौल बना होता था और निश्चित रूप से आप युद्ध में किसी भी कला या संस्कृति या भाषा के विकास का अवसर आप नहीं ढूंढ सकते हैं। युद्ध होगा तो अपनी जान बचाने, या जो युद्ध तो राजाओं के बीच में होता था, सेनाओं के बीच में होता था, लेकिन उसमें जो आम नागरिक है उसकी ज़िंदगी प्रभावित तो होती ही थी। अगर युद्ध वो जिस राजा का है, अगर के राज्य में है, वो राजा अगर युद्ध हारता है तो उनके ऊपर अत्याचार होने की संभावना थी, उनका धन लूटे जाने की संभावना थी। तो वो अपने आप को बचाने में लगे रहते थे। हालांकि यहाँ भी ये भी समझने की बात है कि उस समय जो युद्ध हुआ करते थे वो मूल रूप से राजाओं के बीच में होते थे। जनता को बहुत कम छेड़ा जाता था। जनता को इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि राजा ये बने हैं या वो बने हैं। तो जो भी राजा होते थे और वो प्रयत्न करते थे कि बाकी काम काज सब सुचारू रूप से चलता रहे। वो ऐसे प्रजा पर गुलामों की तरह का व्यवहार कभी नहीं करते थे। माने बाद में जो विदेशियों के, जैसे अंग्रेज़ जब आए और अंग्रेज़ ने हमारे माने भारत में राजाओं को पराजित किया, तो उनकी जो प्रजा थी वो गुलाम बन गई एक तरह से अंग्रेज़ों की। ये स्थिति पहले बिल्कुल नहीं थी। राजाओं के आपस में युद्ध होता था, थोड़ी सत्ता परिवर्तन हो जाता था, कुछ चीज़ों का परिवर्तन हो जाता था, लेकिन बाकी आम जिंदगी वैसी ही चलती रहती थी। उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता था। लेकिन एकदम कुछ भी असर न पड़ता हो ऐसी भी बात नहीं थी। वो कुछ ना कुछ असर तो पड़ना ही था। तो वो जब अस्थिरता का माहौल होता है तो आदमी अपनी जान बचाने, अपनी संपत्ति बचाने के फ़िक्र में ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ें वो शांतिपूर्वक नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से वो ऐसा समय नहीं था कि जब बहुत किसी भी चीज़ की अभिवृद्धि हो। दूसरी ये भी बात समझने की है कि तब का जो साहित्य था वो राजाश्रय में ही पल्लवित पुष्पित हुआ था। माने संस्कृत साहित्य हो या उसके इवन बाद का भी जो साहित्य है, उसकी जो फंडिंग होती थी, या मतलब जो पुरस्कार होता था, वो राजा की ओर से ही प्राप्त होता था। तो अगर राजा ही स्थिर नहीं है, अगर राजा ही युद्ध में उलझे हुए हैं और अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल वो युद्ध के लिए कर रहे हैं, तो वो कहाँ कवियों को सुनने का उनके पास समय है और कहाँ वो कवियों को पुरस्कार दे सकने में समर्थ है। तो ये स्थिति, तो जब अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा, अब कवि है, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको अपने भोजन के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, तो उसका सृजन तो कम हो जाएगा। तो इस तरह से उसके साहित्य के बहुत पनपने का अवसर वो नहीं था। तो यद्यपि उस समय भी 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी तक में भी काफ़ी संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि हुई, लेकिन उसके बावजूद भी माने बाकी सब साहित्य को बहुत अनुकूल वातावरण मिल रहा हो, ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। तो ये एक तरह से राजनीतिक रूप से भारत में एक विशृंखलता का दौर था, एक तरह के केओस का, एक अफरा तफरी का माहौल था, जब कि छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी और लगातार युद्ध में उलझा रहता था वह वर्ग जो कि साहित्य या संगीत या कलाओं को प्रश्रय दे सकता था। तो ये राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार से साहित्य और संस्कृति को प्रभावित कर रही थी। अब देखें कि उस समय की सामाजिक परिस्थिति क्या थी।
तो उसमें ये था कि राजपूतों का उस समय उदय एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बना था। माने ये जो युद्ध होते थे तो उसमें राजपूत जाति लड़ाके के रूप में सामने आई थी, जिसका कि बहुत माने वीरता उनमें कूट-कूट के भरी हुई थी। और मैंने जैसा कि पिछले कक्षा में बताया था, आल्हा के विषय में याज्ञनिक ने लिखा, तो वो उसमें बताते हैं कि 18 वर्ष तक ही क्षत्रिय का जीवन है। क्षत्रिय नहीं, यहाँ पर राजपूत की ही खास तौर पर बात की गई है। और ये जो राजपूत जाति थी वो परंपरागत रूप से क्षत्रिय जाति नहीं थी। जो चतुर्वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें ये क्षत्रिय के रूप में नहीं पहचाने जाते थे। लेकिन फिर भी उस समय जब ये वीरता में ये इतने आगे हुए और सत्ता में आए, तो ब्राह्मणों को मजबूर होकर के इन्हें क्षत्रिय होने की उपाधि देनी पड़ी। तो राजपूत को क्षत्रिय माना गया। ये कहा तो ये वर्ण व्यवस्था जो है, जो माने जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, वो जितनी जन्म के अनुसार चली आती परंपरा थी, उसमें थोड़ा सा ढील बरती गई और राजपूत जैसी जातियों को भी क्षत्रिय का दर्जा मिला, क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया। वो उस तरह से लड़ते थे और अपना राज्य स्थापित करते थे। राजन्य वर्ग में वो आए, तो इसलिए उनको मिली। अन्य जातियों का भी आगमन हुआ और हिंदू समाज में जो एक अकेले हिंदू जिसमें रह रहे थे, या बौद्ध और जैन थोड़ा थे, जो कि हिंदुओं से बहुत ज़्यादा विरोधी मत नहीं था उसमें। एक तरह से जैन धर्म तो पूरी तरह से सुधार वाला धर्म लगता था, और बौद्ध धर्म यद्यपि शक्तिशाली होने पर वो ब्राह्मण धर्म से उसका विरोध काफ़ी स्पष्ट रूप से सामने आया था, और ये राजनीतिक असर भी इसका पड़ता था, लेकिन फिर भी उतना अलग नहीं था। लेकिन अब जो है, जो विदेश से आ रहे थे, वो उनमें तरह तरह के लोग थे, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, और वो फिर हिंदू समाज के साथ घुलने मिलने लगा था। माने एक नया संगठन एक तरह से बन रहा था। जो पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, उससे अब परिवर्तन आ रहा था, उसमें थोड़ी सी हलचल शुरू हुई थी। इसी का ये परिणाम ये भी था कि जाति का जो है बंधन वो अधिक सशक्त हो गया था, उसका वो अधिक मजबूत हो गया था। वर्ण व्यवस्था ढीली हुई थी, मतलब कि अब जन्म से ही वर्ण नहीं तय होते थे, कुछ कर्म के कारण भी वर्ण माने जाते थे, जैसे कि राजपूतों को क्षत्रिय माना गया। लेकिन उसके बावजूद भी जाति पात का जो था वो काफ़ी बंधन बढ़ा, है ना। अपनी ही जाति में विवाह करना, मैंने ये एक एहसास ज़्यादा बढ़ा कि हमारी ऐसा न हो कि हमारी जाति समूल नष्ट हो जाए। तो इसके लिए ज़्यादा जाति का बंधन ज़्यादा बनाया गया कि आपको विवाह जो है जाति में ही करना है, जाति के बाहर नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बंधन ज़्यादा मजबूत हुआ। फिर जैसे बताया कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, मुख्य कोई केंद्रीय व्यक्तित्व नहीं रहा, राजा नहीं रहा, एक केंद्रीय सम्राट नहीं रहा, तो सामंती समाज बना। अब सामंती समाज बनने का मतलब है कि वो छोटे से इलाके का वो मालिक होता था, और वो सर्वे सर्वा होता था। वो ज़्यादा कस करके काम ले सकता था अपने मातहतों के साथ, या अपने उसकी जो प्रजा थी उसको वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानता था, और इस कारण उसका ज़्यादा शोषण भी कर सकता था। तो एक माने ऊंच नीच की भावना, और जो सत्ता में हैं और जो सत्ता में नहीं हैं, उनके बीच के अंतर, ये सब ज़्यादा हुआ। फिर कुछ जो सामंत हुए वो काफ़ी विलासी राजा हुए, विलासी सामंत हुए। उनका कई पत्नियां रखना, ये सब सामान्य उस समय चलन बन गया। तो इस तरह के समाज का निर्माण उस समय हुआ। स्त्रियों
कि पहले से ही स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं ही थी, लेकिन अब इस काल में और ज़्यादा हुई। पर्दा प्रथा ज़्यादा इसमें आई। उसके पहले कहते हैं कि पर्दा प्रथा उतनी नहीं थी। एक ही तरह के चूँकि लोग थे, सब आपस में घुलते-मिलते थे और उसमें पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन ये जो बाद में जो विदेशी आने लगे, जो अन्य जातियों का आगमन हुआ, तो उसके कारण उनसे बचा के रखना है, ये भय होता था कि उनकी स्त्रियों को कहीं ये विदेशी लोग उठा के ना ले जाएँ। तो इसके लिए वो पर्दा प्रथा का ज़्यादा प्रचलन हुआ और स्त्रियों को और ज़्यादा घर में जकड़ दिया गया। उनको किसी भी तरह से बाहर जाने या निर्णय लेने या और कार्य में हाथ बटाने का उनको अवसर और भी कम होता चला गया। लगभग नगण्य के ये मैंने यही यहाँ से स्त्रियों का ज़्यादा जो पराभव शुरू हुआ, तो वो 19वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी माने 19वीं शताब्दी कहना चाहिए, नवजागरण तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो इस तरह की जो वो उस समय सामाजिक परिस्थिति भी थी, वो भी थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि उथल-पुथल भरी थी। उतना जो वर्षों से चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा चली आ रही एक व्यवस्था थी, वो उस समय उतनी कायम नहीं रह पाई थी और उसमें कुछ सकारात्मक लेकिन बहुत सारी नकारात्मक बातें शुरू हो गई थी। धार्मिक परिस्थिति को हम देखें तो इस समय ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ह्रास हो गया था। ब्राह्मण धर्म में भी बहुत ज़्यादा कर्मकांड और ये कर्म आ गए थे, बहुत सारे अंधविश्वास आ गए थे। तो जो मूल है ब्राह्मण धर्म, जो वैष्णव धर्म का या शैव धर्म का जो वास्तविक उनका सार है, वो कोई देख नहीं पा रहा था या किसी को समझ में नहीं आता था। सब ऊपरी दिखावा करने में ज़्यादा लगे हुए थे और माने उसका दुरुपयोग, धर्म का दुरुपयोग ही ज़्यादा होता था। जो मंदिरों के महंत होते थे या धार्मिक नेता, वो उसका लाभ शोषण करने के लिए ज़्यादा करते थे और वास्तविक जो धर्म था वो कहीं पीछे चला गया था। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के विहार जो है वो अभिचार के केंद्र हो गए थे कई जगहों पर। दूसरी बात है कि बौद्ध धर्म स्वयं कई भागों में, कई शाखाओं में विभाजित हो गया था और उनमें से कुछ शाखाएं थी जो कि घोर तंत्र मंत्र का अभ्यास करने के लिए समर्पित थी और माने वो जो मूल बुद्ध का दर्शन था वो तो कहीं पीछे छूट गया था और उनमें भी वही सारी कुरीतियाँ आ गई थी जो कि जिनसे हटने के लिए ही ये बौद्ध धर्म बना था। जो ब्राह्मण धर्म की कुरीतियाँ जिनको कि हटाने के लिए बौद्ध धर्म एक तरह से जिनको हट जो न आए मनुष्य में, उनके लिए बना था। तो वो उस उल्टे वही सारी जो कुरीतियाँ थी वो अब बौद्ध धर्म में आ गई थी। तो धीरे-धीरे लोगों की आस्था बौद्ध धर्म से भी हटती जा रही थी। इसके विपरीत बल्कि जैन धर्म जो है वो शांति से अपना विस्तार कर रहा था और वो ज़्यादा आम जनता के करीब होता था। उसमें जैन धर्म में जिस तरह के निग्रह और जिस तरह के दैनिक व्यवहार की बातें की गई थी वो जनता को ज़्यादा समझ में आती थी और जैन धर्म का प्रचार धीरे धीरे खास करके भारत के पश्चिम के प्रांतों में, गुजरात में बहुत ज़्यादा जैन धर्म का उस समय प्रचार हुआ और जगहों पर भी जैन धर्म शांति से चुपचाप अपना काम कर रहा था और लोगों को अपने मत में ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था और वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि वो शांति का धर्म था। व्यापारी वर्ग ने बहुत प्रसन्नता के साथ इस धर्म को अपनाया क्योंकि इसके माध्यम से वो अपना व्यापार भी यथातथ करते रह सकते थे, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आने पाता था और बाकी शांति भी बनी रहती थी। तो इसी और धर्म का लाभ भी मिलता था, तो इसलिए जैन धर्म का प्रचार बढ़ता गया और इसी समय नाथ धर्म आया जो कि ज़्यादा जनता से जुड़ा हुआ धर्म था। नाथ धर्म भी बौद्ध धर्म के एक पंथ के प्रतिक्रिया स्वरूप ही आया था। जब उस पंथ में बहुत ज़्यादा अभिचार और
माने कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ गईं और तरह तरह के रिचुअल्स, तरह तरह के कर्मकांड उसमें होने लगे, तब उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ धर्म का उदय हुआ, जो कि जनता के अधिक निकट था। तो जो धार्मिक परिस्थिति थी वो भी डामाडोल थी, जो वैदिक प्रक्रियाएँ थीं वो लगभग सब बंद हो गई थीं और यज्ञ इत्यादि भी उस समय नहीं हो रहे थे, वो परिस्थितियाँ ही नहीं थी यज्ञ कराने के लिए, जो परिस्थिति होनी चाहिए वो परिस्थितियाँ नहीं थी। यज्ञ भी मुख्य रूप से राजन्य वर्ग ही कराता था और कोई भी राजा इतना अमीर या इतना सशक्त या इतनी शांति में नहीं रहता था कि वो यज्ञ का आयोजन कर सके। तो इस तरह से ब्राह्मण धर्म भी उसमें बुरी उनकी उसकी कुरीतियाँ ज़्यादा बढ़ी थीं, बौद्ध धर्म की भी कुरीतियाँ ज़्यादा बढ़ी थी और वो जनता से एक तरह से हटने लगा था। आम जनता से अलग वो केवल शासकों का धर्म बन कर के रह गया था। जैन धर्म उसके विपरीत जनता से जुड़ता जा रहा था और नाथ धर्म भी उसी में फिर धीरे-धीरे शुरू हुआ था। तो ये धार्मिक परिस्थिति थी तब की। आदिकाल की आर्थिक हम परिस्थिति देखें तो उसमें भी वही बात थी कि राजनीतिक अस्थिरता और कुव्यवस्था के कारण व्यापार का ह्रास हुआ था। व्यापार उतना नहीं हो पा रहा था, जो व्यापार गुप्त साम्राज्य में और फिर हर्ष के समय तक भी काफ़ी बढ़ गया था। अब उसमें स्थिरता वो और आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उनको व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मिल रही थी राज्य की ओर से। राजा अपनी ही लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे और व्यापार पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। व्यापार कम हुआ था तो लोग और अधिक गाँव की तरफ गए थे, कृषि करने की ओर ज़्यादा उन्मुख हुए थे, तो कृषि पर भार अधिक बढ़ गया था। अच्छा, इसी समय जो है दुर्भिक्ष यानी अकाल की भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जबकि बारिश पहले था कि बारिश न होने पर राज्य की ओर से कुछ सिंचाई की व्यवस्था, कुछ एक उपाय किए जाते थे। राजा से अगर गुहार लगाते थे तो किसानों की मदद करते थे राजा, फिर कर इत्यादि में छूट देते थे। लेकिन अभी जो छोटे सामंत थे वो इतने स्वार्थी थे और जैसा कि बताया कि लगातार युद्ध के कारण उनको लगातार पैसे की आवश्यकता होती थी, तो वो इस तरह से कोई उनकी रुचि किसानों की मदद करने की नहीं थी, किसानों के लगान माफ़ करने की नहीं थी, उनको चाहिए होता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उगाना चाहते थे। तो इस तरह से किसानों की भी हालत ख़राब हुई थी और कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति उसमें उस समय काफ़ी कमज़ोर पड़ी थी। तो ये परिस्थितियाँ थीं जब आदिकाल का साहित्य रचा जा रहा था। और आप देखिए कि जैसे सिद्ध और नाथ पंथ की रचनाएं हमें साहित्य के रूप में मिलती हैं उस समय, तो जो मैंने बताया कि नाथ पंथ का उदय उस समय हुआ और वो चाहते थे कि उनकी विचारधारा लोगों तक पहुँचे और उन्होंने लोगों की भाषा में लिखना शुरू किया। इसीलिए उन्होंने संस्कृत का आश्रय नहीं लिया और परिनिष्ठित भाषा का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने जन भाषा में रचनाएं शुरू की, जिससे कि उनके पंथ का जो उनका नया पंथ आरंभ हुआ है वो लोगों में, जन समुदाय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हो सके। इसी प्रकार से आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाने के कारण जो संस्कृत साहित्य के लिए जो परिस्थितियाँ थी, जो पैसा चाहिए था या जो उनको प्रश्रय दे करके और उनको बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो सारा बंद हो गया, उनको आर्थिक सहायता बंद हो गई। तो संस्कृत साहित्य यद्यपि रचनाएं हुई, ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं हुई हैं, लेकिन उससे हट करके मन जो है ये इधर जन भाषा में साहित्य रचने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, प्रवृत्त हुए। और जो बताए छोटे छोटे राजा हो रहे थे उसमें, छोटे सामंत थे, तो वो लोग हो रहे थे जो प्राचीन राजवंश नष्ट हो गए थे। प्राचीन राजवंशों में एक ये बात थी कि उनके जो राजपुत्र होते थे, राजकुमार होते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध होता था और उनको हर तरह की शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती थी। शस्त्र शिक्षा के साथ शास्त्र शिक्षा भी प्राप्त होती थी और वो सब माने गुण
स्वयं गुणी और गुणपारखी हुआ करते थे, और उसी के मुताबिक वो अपने राज्य में, अपने दरबार में कवियों को और दूसरे कलाकारों को प्रश्रय दिया करते थे। वो ख़त्म हो गया। संस्कृत जानते थे वो, तो संस्कृत के कवियों को देते थे। अब जो राजा बन रहे थे वो पारंपरिक राजवंशों से नहीं थे, उनके में वो कुलीनता नहीं थी। दूसरी बात है, उनको वो शिक्षा दीक्षा का भी अवसर नहीं मिल पाया था, तो जिससे कि वो संस्कृत भाषा को जान सके ऐसा नहीं था। तो वो जो भाषा बोलते थे उस भाषा में ही रचना शुरू हुई। इसीलिए जो रासो साहित्य, और चूँकि युद्धों का समय था, ज़्यादा युद्ध होते थे, तो उनको उत्तेजित, उनके में वीरता भरने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए जो काव्य रचे गए वो रासो जैसे काव्य, जिसमें वीर गाथा कही गई, जिसमें उनके वीरता के गुण गाए गए, ऐसे साहित्य की रचना को प्रश्रय मिला या उनको उसको प्रोत्साहन मिला और वो करी। तो ये आपने देखा कि जो परिस्थिति, युग की परिस्थिति होती है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये परिस्थितियाँ असर डालती हैं बाकी चीज़ों पर, संस्कृति पर, कला पर और साहित्य पर। तो वो असर पड़ा, जिसके कारण जो आदिकालीन जो साहित्य मिलता है वो उस तरह का मिलता है, या उस तरह का वो बन पाया या बना। तो ये परिस्थितियों की चर्चा हमने की। अब आप अपने ये आप कर सकते हैं, अपने अध्ययन आरंभ कर सकते हैं, और इसको आपके मन में कोई प्रश्न आए इसको पढ़ते समय, अगर कोई दिक्कत हो तो आप आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी आएगी उस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, baou.ma.hindi@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेजें, आपको अवश्य उत्तर मिलेगा। अपना अध्ययन आरंभ करें। शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः